हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी जान रहे हैं कि सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज में आपको यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए आपका अभी जो चैप्टर चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है, वह सब्जेक्ट चल रहा है इतिहास। यानी इतिहास में अभी आपका चल रहा है प्राचीन इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे अभी तक आपका टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। तो उस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है कि तो आप उस टॉपिक को देखिए, और इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है उस वीडियो को आप जाके पहले देख ले, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। जब अभी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा तो इससे पहले पिछले वाले वीडियो को देखिए। पिछले वाले वीडियो जब देखिएगा वहां जो टॉपिक समझाया गया है तो वहां से आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फिर जब वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो भी वीडियो आपको समझ में आएगा। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सौरभ सिविल सर्विस क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हम सभी यहाँ से इस चैनल के माध्यम से जो कमीशन की टॉपिक बताया जा रहा है उस टॉपिक का हम लोग फायदा उठाएं। ध्यान रहे, आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वह आपका भारत का प्राचीन इतिहास में ऋग वैदिक काल टॉपिक है। तो ऋग वैदिक काल टॉपिक में हमें किस किस टॉपिक को, ऋग वैदिक काल में कौन सी पॉइंट पे हमें बातचीत करना है, उस पॉइंट को हम लोग बातचीत करते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि इसकी बेनिफिट, इस चैनल का जो बेनिफिट है वो आपको मिल सके और जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसकी लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग जो बातचीत करते हैं आज भारत के प्राचीन इतिहास में ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में हम लोगों को पढ़ना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों कि ऋग वैदिक काल में हम लोग को किस बिंदु पे बातचीत करना है उस बिंदु को हम लोग देखते हैं। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग को जो बातचीत करेंगे वह बातचीत करेंगे, पढ़ना है मूल निवास, स्थान और पहचान। ऋग वैदिक काल में हम लोग को पढ़ना है मूल निवास, स्थान और पहचान। उसके बाद फिर बातचीत करेंगे आर्नायक पे। उसके बाद फिर बातचीत करेंगे उपनिषद पे। किस पे करेंगे? उपनिषद पे। उसके बाद जनजातीय संघर्ष पे बातचीत करेंगे। किस पे बातचीत करेंगे? जनजातीय संघर्ष पे। उसके बाद फिर बातचीत करेंगे भौतिक जीवन, ऋग वैदिक काल के भौतिक जीवन के बारे में। उसके बाद फिर बातचीत करेंगे ऋग वैदिक काल के जनजातीय राज व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर ऋग वैदिक काल के कबीला और परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद ऋग वैदिक काल के सामाजिक वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद ऋग वैदिक काल के ऋग वैदिक देवता के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये हमारे ऋग वैदिक काल के ये सब पॉइंट पे हम लोग को बातचीत करना है। और यह आपके ऋग वैदिक काल भारतीय प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। और यह भारतीय प्राचीन इतिहास का टॉपिक आपके यूपीएससी जीएस पेपर 1 के साथ साथ आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से ही आपको प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसका भी हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे और नोटबुक भी बनाते चलेंगे, ताकि आपकी बेनिफिट आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिल सके। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं मूल निवास, स्थान और पहचान के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो कमीशन की तैयारी करने की जो हम लोग में जिज्ञासा है, यह हम लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए कि हमें ऐसी सोच आई, हमें ऐसी भावनात्मक विचार आया कि हम जैसे विद्यार्थी को कमीशन की तैयारी करने का मौका मिला है। तो इस मौका को हम लोग को गंवाना नहीं है। समय को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और यह तैयारी अगर आप कंटिन्यूटी जारी रखते हैं
हैं तो हम लोग एक दिन सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो सभी बातों को देखते हुए अपने आप को हमेशा एक रणनीति तैयारी कीजिएगा और अपने कमीशन के प्रति एकदम कॉन्शियस रहिएगा। तो चलिए, कॉन्शियस की बात होते ही रहेगा, तरह तरह की बात हम लोग बीच में बातचीत करते रहेंगे। तो आज जो बातचीत कर रहे हैं वह ऋग्वैदिक काल के मूल निवास और स्थान और पहचान के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका मूल निवास, स्थान और पहचान ऋग्वैदिक काल के फर्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कहा गया है आपका जो यह मूल निवास, स्थान और पहचान है, कहा गया कि आर्यों का जो मूल निवास है वह अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है। आर्यों का जो मूल निवास था वह अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान समय में यह अल्पस पर्वत जो है वह वर्तमान समय में यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो आर्यों का मूल निवास स्थान अल्पस पर्वत था। क्या था? अल्पस पर्वत था। इसी क्वेश्चन को फिर बना दिया जाएगा कि अल्पस पर्वत आर्यों का मूल निवास वर्तमान समय में क्या कहलाता है, तो वर्तमान समय में वह यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यूरेशिया कहलाता है। ध्यान रहे कि वर्तमान समय में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान अल्पस पर्वत वर्तमान समय में क्या कहलाता है, तो वर्तमान समय में यूरेशिया कहलाता है। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से यहां आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से समझें। अगला लाइन अब क्या कह रहा है सुनिए। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान जो था मध्य एशिया माना गया है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो निवास स्थान था वह मध्य एशिया माना गया। क्या माना गया? मध्य एशिया माना गया है। और भारत में आर्यों की जानकारी, भारत में जो आर्यों की हमें जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ और आर्यों के बारे में जो हमें जानकारी मिलता है वह किस वेद से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 36 बार टोटल। अभी तक ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया वह 36 बार हुआ है। उसके बाद है आर्यों का मुख्य व्यवसाय। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुचारण था एवं कृषि स्थान उसका गौण था और आर्य समाज पुरुष प्रधान था। तो ये भी आपके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से आर्य समाज क्या था? पुरुष प्रधान था, मातृसत्तात्मक था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन करा है इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन हल करने में बहुत यह लेक्चर आपकी भूमिका निभाएगी। तो आर्य समाज जो था एक पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुचारण था। उसके बाद आपके मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया गया। तो यह आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं मूल निवास स्थान और पहचान के बारे में, तो अब इसी मूल निवास स्थान और पहचान के अगले लाइन पे देखते हैं। अगला लाइन जो है उस लाइन को आप देखिए। अगला लाइन है आपका साहित्यक साक्ष्य। साहित्यक साक्ष्य, इसमें जो है आपका
ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त यानी श्लोक है। और ऋग्वेद के 3 पाठ है। ऋग्वेद के 3 पाठ है। एक है आपका साकल, साकल जिसमें 1017 मंत्र है, 1017 मंत्र है। और दूसरा जो है आपका वालखिल्य, वालखिल्य जो है इसमें आपका 11 मंत्र है। कितना मंत्र है आपका? 11 मंत्र है। और आपका अगला जो है वास्कल, वास्कल जो है इसमें 56 मंत्र है। तो यह 3 पाठ ऋग्वेद के, यह 3 पाठ है और तीनों पाठ में अलग अलग सबका मंत्र की संख्या है, जिसमें साकल है, वालखिल्य है और वास्कल है। तो इस तरह से आपको समझना है। आगे जो है अब आपका पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य को ही हम लोग यहाँ जो बताए बोगज कोई अभिलेख है। यह बोगज कोई अभिलेख में, यह बोगज कोई अभिलेख में 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व में वैदिक देवताओं, वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख किया गया है। वैदिक देवताओं में 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई अभिलेख में इंद्र का उल्लेख किया गया है, वरुण का उल्लेख किया गया है, मित्र का उल्लेख किया गया है, नातस्य का उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। वैदिक देवताओं का जो उल्लेख किया गया है यह ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद के, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की रचना तथा तिथि के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में देखते हैं। एक विद्वान होते हैं और विद्वान किस तिथि को ऋग्वेद की रचना करते हैं। तो एक विद्वान है आपका जैकोबी, जैकोबी यह तिथि बताते हैं 3000 ईसा पूर्व के। कितना हजार? 3000 ईसा पूर्व के। दूसरा है आपका मैक्स मूलर, मैक्स मूलर यह तिथि निर्धारित करते हैं 1200 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद है आपके अगला विद्वान है आपका तिलक जी, तो यह बताते हैं 600 ईसा पूर्व तिथि। उसके बाद आपको बताते हैं मान्य तिथि, मान्य तिथि वह बताते हैं आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद है आपका विंटर नतस्य, विंटर नतस्य जो है यह बताते हैं आपके 2500 से 2000 ईसा पूर्व। तो इस तरह से हम लोग को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब है। तो हम लोग इसको इसी तरह से पढ़ाई जारी रखेंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास एक बहुत ही रुचिकर विषय है। आप इसको अपने रुचि से कहानी के तौर पे इसको समझने की प्रयास जिस तरह से कराया जा रहा है, तो कहानी जैसे इसको बनावटी इस चैप्टर को आप कहानी के स्ट्रक्चर में, फॉर्मेट में अगर पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ने में आपकी दिलचस्पी इतिहास के प्रति ज़्यादा होगा और आप इसके प्रति जागरूक हो जाइए। तो इस तरह से ही हम आपको बताने की प्रयास भी कर रहे हैं। और यहाँ त्रुटि हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में सुझाव भी दीजिएगा, तो मैं उस पर पहल भी करूँगा और उसमें सुधार भी लाऊंगा। तो अब हम लोग अगले लाइन किधर चलते हैं। अगला लाइन जो है अब आपका, उस लाइन को देखिए। अगला लाइन है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में भारत आगमन के क्रम, भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया, आर्य जो थे मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे थे भारत में। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से हमें मिलती है। आर्यों की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और आर्य जो भारत पहुंचे थे वो मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे थे।
ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाले को पुरोहित होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के मंत्र पाठ पढ़ने वाले को पुरोहित या होत्र कहते हैं। अगला जो टॉपिक आपके लिए बनाए हैं यह टॉपिक है ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल जो है इनके रचयिता है, द्वितीय मंडल के रचयिता है ग्रीष्मद भार्गव और तृतीय मंडल के रचयिता है विश्वामित्र। तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। चौथे मंडल के रचयिता है वामदेव। कौन है? वामदेव है। और पांचवा का है रचयिता आपका अत्रि और छठा का है रचयिता आपके भारद्वाज। कौन है? भारद्वाज है। और सातवां मंडल के रचयिता है आपका वशिष्ठ मुनि और आठवां मंडल के रचयिता है कन्नव और नौवां मंडल के रचयिता है आपका पवमान और 10वां मंडल के रचयिता है आपका शूद्र सुक्तिय। तो इस तरह से आपको 10 मंडल के बारे में, उनके रचयिता के बारे में बताया गया। और यह रचयिता आपके प्रारंभिक परीक्षा जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस समय में भी आपको काम आएगा और प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से ही आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी तरह से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसी तरह से तैयारी जारी रखेंगे। और बता दें कि आपको यहाँ से इससे पहले कई दिनों से वीडियो नहीं जा रहा था, तो ऐसी बात नहीं, आप घबराइएगा नहीं, आपको नियमित वीडियो मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगा और आपकी कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है अगला टॉपिक है आपका ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। ऋग्वेद में कितने बार जो शब्द को उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के दौरान, ये सब आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी दोनों में आपको यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद के दौरान जो शब्द का जो उल्लेख किया गया है, उल्लेख कहने का अर्थ कि जिक्र किया गया है उस शब्दों का, और वह शब्द कितने बार ऋग्वेद के दौरान किया गया है वैसे शब्द आपके सामने में है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पिता, ये शब्द जो है, पिता शब्द जो है ऋग्वेद के दौरान जो पिता शब्द का जो दर्जा दिया गया वह दर्जा ऋग्वेद के दौरान कितने बार इससे पिता शब्द पर चर्चा किया गया, तो वह टोटल 335 बार पिता शब्द पर चर्चा किया गया ऋग्वेद के दौरान। उसके बाद है आपका जन। जन जो है उस समय जन का अर्थ होता था मुखिया, और मुखिया आज के दौर में हमारे एक प्रधान, मतलब पंचायत का जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। तो ऋग्वेद के दौरान जो जन का अर्थ ही होता था उस समय में भी मुखिया, और एक मुखिया का जो जिक्र किया गया ऋग्वेद के दौरान वह कितना बार किया गया है? 275 बार किया गया है। उसके बाद है इंद्र। इंद्र क्या है? तो इंद्र देवता है, और इंद्र देवता के बारे में भी जिक्र किया गया, तो कितना बार किया गया है ऋग्वेद में? तो 250 बार किया गया। उसके बाद माता। माता क्या है? माँ, जो हम लोग माँ पुकारते हैं सब, तो ये माता शब्द का जो जिक्र किया गया है वह कितना बार उल्लेख किया गया है? तो 234 बार किया गया। अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, जो हम लोग देखते हैं समझते हैं घोड़ा के बारे में। तो यह अश्व जो है घोड़ा के जो बारे में उल्लेख किया गया है तो कितना बार किया गया है? तो 215 बार किया गया है। अग्नि। अग्नि, अग्नि का जो
अग्नि है, यानी अग्नि का खोज कब हुआ था? तो अग्नि का खोज हुआ था सिंधु सिविलाइजेशन में, सिंधु सभ्यता में, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में तो यहाँ अग्नि शब्द का जो प्रयोग किया गया ऋग्वेद के दौरान, तो कितना बार किया गया उल्लेख इसका? तो 200 बार किया गया है। उसके बाद है आपका गौ। तो गौ का अर्थ क्या था ऋग्वैदिक काल के दौरान? तो गौ का अर्थ था गाय, और गाय के भली भांति हम लोग समझ रहे कि गाय, तो गाय का जो उल्लेख किया गया है वह 176 बार किया गया है। उसके बाद विष, विष यानी क्या होता है? जहर, यानी विष का जो अर्थ है क्या है? जहर, और इसका ऋग्वैदिक काल के दौरान कितना बार जिक्र किया गया? तो 170 बार किया गया। उसके बाद है अगला आपका सोम देवता। सोम देवता यानी जो हम लोग सोम देवता यानी सोम रस जो बोलते हैं, तो उसका जो जिक्र किया गया है वह 144 बार किया गया है। आगे जो है आपका देखिए, आगे आपका बृहदर्थ। बृहदर्थ क्या है आपके? बृहदर्थ एक देवता जी का नाम है, और इनका उल्लेख कितना बार किया गया है? तो 122 बार किया गया। उसके बाद है विष्णु। तो विष्णु का कितना बार उल्लेख किया गया है? तो 100 बार किया गया है। गण, गण मतलब क्या होता है अर्थ? गण का अर्थ होता है संघ। संघ का भी अर्थ क्या होता है? जहां पे हम लोग समाज में या किसी सभा को एक जगह एकत्रित करते हैं, कुछ मुद्दे को बहस करते हैं, उसी को बोला गया था गण। और गण का कितना बार उल्लेख किया गया है? तो गण का उल्लेख किया गया है 46 बार। इस तरह से आपका है ब्रज गौशाला। ब्रज गौशाला का उल्लेख किया गया है 45 बार। कृषि यानी कृषि के बारे में कितने बार जिक्र किया गया है? तो जब आप सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो सिंधु सिविलाइजेशन में नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आते आते वहाँ के उस समय के लोगों को कृषि का भी ज्ञान हो गया था। जब सिंधु सिविलाइजेशन से आगे आते हैं तो हम लोग फिर पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल के दौरान जो बहस हुआ, तो कृषि के बारे में भी, तो कृषि के बारे में जो बहस किया गया यानी उल्लेख किया गया, तो कितना बार किया गया था? तो 33 बार किया गया। उसके बाद वरुण। तो वरुण देवता के बारे में कितना बार उल्लेख किया गया है? तो 30 बार किया गया है। उसके बाद वर्ण। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण एक समूह का नाम है, और यह वर्ण का उल्लेख कितना बार किया गया है? तो 23 बार किया गया है। उसके बाद सेना। तो सेना का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो 20 बार किया गया। ब्राह्मण का उल्लेख कितना बार किया गया है? तो 15 बार किया गया। ग्राम, ग्राम का कितना बार किया गया है? 13 बार किया गया है। बृहस्पति, बृहस्पति का कितना बार किया गया है? 11 बार। राष्ट्र यानी देश, इसका कितना बार किया गया है? तो 10 बार किया गया है। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय का कितना बार है? 9 बार किया गया है। समिति का कितना बार किया गया है? तो 9 बार। सभा का कितना बार? तो 8 बार। यमुना के कितना बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। रुद्र के बारे में कितना बार जिक्र किया गया है? तो 3 बार किया गया। वैश्य के बारे में तो 1 बार। शूद्र के बारे में 1 बार, और गंगा के बारे में कितना बार किया गया है? तो 1 बार। उसके बाद राजा के बारे में 1 बार, और पृथ्वी के बारे में 1 बार। तो यह जितने भी जो हम संख्या बताए हैं शब्दों के बारे में, यह सभी शब्द आपके ऋग्वैदिक काल के दौरान जो उल्लेखित हुआ था तो उस पर जिक्र किया गया, और जिक्र के दौरान सभी शब्द को कितने बार उल्लेखित किया गया उसको बताया गया। आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, तो यह क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना आपके मेंस में नहीं, उससे ज्यादा आपकी प्रारंभिक परीक्षा में यह काम आएगा। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के दौरान जन का उल्लेख कितना बार किया गया है? तो जन का उल्लेख कितना बार किया गया? तो 275 बार किया गया। उसी तरह आपको ऐसे भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान 275 बार किस शब्द का प्रयोग किया गया, किस शब्द का उल्लेख किया गया? तो किस शब्द का किया गया? तो जन के बारे में किया गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको इस फेज में भी पूछ सकता है और
दूसरे फेज से भी पूछा जा सकता है। कभी आपके इंद्र के भी बारे में पूछ दिया जाएगा कि इंद्र निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के दौरान इंद्र का उल्लेख कितने बार किया गया, तो इंद्र का उल्लेख कितने बार किया गया, तो 250 बार किया गया। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान 250 बार किस शब्द का उल्लेख किया गया, तो किस शब्द का किया गया, तो इंद्र का किया गया। तो इस तरह से आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी तक पूछे गए हैं और आने वाले भी समय में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो आज तक हम अपनी बातों को यही विराम करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।